Hello students, we were studying the chapter number 6, that is combustion and flame, and in previous class we have already discussed about combustion and all conditions required for combustion. Two things we have already discussed in previous class and today we will move on. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इन हिंदी, इस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला, और हमने पढ़ चुका था दहन क्या होता है और दहन के लिए परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में दहन के सहायक के रूप में ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। कौन कौन सी कंडीशंस थी? पहली कंडीशन परिस्थितियाँ। हमने 3 परिस्थितियाँ पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक, दहन किया जाने वाला पदार्थ चाहिए, किसके लिए? दहन के लिए। और दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीजन चाहिए दहन के सहायक के रूप में। तीसरा हमने पढ़ा था ज्वलन ताप, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि दहन किए जाने वाला पदार्थ क्या होता है और कौन सा चाहिए, ठीक है। और ज्वलन ताप क्या होता है वो भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो क्या है, दहन के सहायक के रूप में ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। परिस्थिति का तीसरा पॉइंट क्या है? दहन के सहायक के रूप में ऑक्सीजन। इसको हम क्रिया की सहायता से पढ़ेंगे, एक्टिविटी के थ्रू के सहायता से पढ़ेंगे। इधर देखो सभी स्टूडेंट, ये क्या है? मैंने एक कैंडल ली, एक मोमबत्ती ली, एक बेलनाकार एक कंटेनर लिया कांच का, जो दोनों तरफ क्या है? खुला हुआ है, ठीक है। और मोमबत्ती को इसके नीचे रख दिया, यानी कि मोमबत्ती के ऊपर इसको ढक दिया, जो दोनों तरफ खुला हुआ है। एक ऐसा बर्तन लिया कांच का जो दोनों तरफ खुला हुआ है और जिसका आकार बेलनाकार है। और साथ में मैंने 2 लकड़ियां लगा दी इसके सपोर्ट के लिए, इसकी सहायक का काम कर रहा है, ठीक है, ताकि ये कंटेनर उठा रह सके और नीचे से ऑक्सीजन आ सके, ठीक है, और ऊपर से भी ऑक्सीजन आएगी। तो मैंने बताया कि दहन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन के लिए बर्तन का खुला होना अति आवश्यक है। इसलिए मैंने ऐसा बर्तन लिया है जो ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ताकि दोनों तरफ से ऑक्सीजन आ सके इसके अंदर। और मोमबत्ती को जला दिया, मोमबत्ती को जला के इस बर्तन के नीचे रख दिया और 2 लकड़ियां मैंने सपोर्ट के लिए रख दी, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन नीचे से जा सके अंदर तक। जब मैंने ऐसा किया तो मोमबत्ती जलती रही, ठीक है, मोमबत्ती क्या हुई? जलती रही। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सोचा अब मैं एक तरफ इसका मुंह बंद कर देती हूँ। मैंने मोमबत्ती का मुंह ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से खुला रखा, सिर्फ ऊपर से बंद किया मैंने। किससे ढक दिया? लकड़ी का कोई सा भी लकड़ी का होगा कोई भी मटेरियल, उससे मैंने ढक दिया, ठीक है। या फिर आप कॉपी से रख सकते हो, कुर्सी से भी ढक दो ऊपर से, ताकि ऊपर से ऑक्सीजन ना जा सके। तो क्या हुआ? लेकिन नीचे से तो ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए मोमबत्ती जलती रही, मोमबत्ती बुझी नहीं। लेकिन थर्ड स्टेप मैंने क्या किया? तीसरी बार मैंने देखा, जब मैंने ऊपर से बंद कर दिया लेकिन ऑक्सीजन नीचे से जा रही थी, इसलिए मेरी मोमबत्ती जलती रही। फिर मैंने क्या किया? आप भी करके देख सकते हो, ये तो घर में भी देख सकते हो करके, ठीक है। मोमबत्ती सबके पास होती है, लकड़ियाँ मिल जाएंगी वैसे ही, और खुला बर्तन अगर मिल सकता है घर में, किचन में मिल सकता है ये बर्तन। तो आपने क्या करना है? फिर ऊपर से भी मैंने ढक दिया। अब मैंने ये जो लकड़ियाँ थी, ये लकड़ियों की वजह से नीचे से ऑक्सीजन जा पा रही थी, ऑक्सीजन की एंट्री हो पा रही थी, लेकिन मैंने लकड़ियाँ को भी हटा दिया। तो बचा क्या?
सिर्फ दोनों तरफ से ढक गया। अब दोनों तरफ से ऑक्सीजन मिलना मोमबत्ती को बंद हो गई। जब ऑक्सीजन 0% रह गई, 0% ऑक्सीजन इसको मिल पा रही थी, तो क्या हुआ, मेरी मोमबत्ती बुझ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि दहन के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन क्या है, मैंने बताया था, कोई भी जलता हुआ पदार्थ दहन कहलाता है। ठीक है, तो जलता हुआ पदार्थ क्या है, यहाँ पे मोमबत्ती है। तो अब सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है दहन के लिए। ठीक है, इस एक्टिविटी को, इस क्रिया को अगर आप घर पे भी करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है दहन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ लिया। परिस्थितियों के दहन क्या होता है, परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती है जो दहन के लिए आवश्यक होती हैं। अब दहन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्वतः दहन, एक होता है तीव्र दहन, एक होता है विस्फोट दहन। 3 प्रकार के दहन होते हैं। स्वतः दहन क्या होता है, कमरे के तापमान पर खुद ही जल जाते हैं। स्वतः दहन के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो कमरे के तापमान पर खुद ही जल जाते हैं। उन्हें किसी माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे कि उसे जलाना पड़ सके, जलाया जा सके। ठीक है, मतलब उनका कमरे के तापमान से भी अधिक तापमान होता है। ठीक है, तो क्या है, तो इसलिए कमरे के तापमान पर खुद ही वे जल जाते हैं, इतने एक्टिव होते हैं। स्वतः का मतलब खुद से, स्वतः का मतलब खुद से। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कमरे के तापमान पर खुद ही जलने वाले पदार्थ स्वतः दहन वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है तीव्र दहन। तीव्र दहन क्या होता है, जो जल्दी जल जाए। तीव्र मतलब जो जल्दी से जल जाए, ज़्यादा समय ना लगाते हुए जल्दी से जल जाएं। अगर हम माचिस से उनको जलाते हैं, किसी भी पदार्थ से जलाते हैं, वो खुद से नहीं जलते हैं, जैसे कि स्वतः दहन वाले पदार्थ जल जाते हैं खुद से। तीव्र दहन वाले खुद से नहीं जलते हैं लेकिन जल्दी जलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पेट्रोल और केरोसिन। पेट्रोल को अगर हम अगर वहाँ उनको माचिस मिल जाए, उनको आग मिल जाए, तो वो जल्दी से फैलता है, चारों तरफ पेट्रोल आग फैला देता है। पेट्रोल खुद से नहीं जलेगा। अगर पेट्रोल रखा रहेगा एक बोतल में, मान लो कि रखा हुआ है, तो वो खुद से नहीं जलेगा, उसको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि वह जल सके। केरोसिन को भी माचिस की सहायता से, आग की सहायता से केरोसिन भी आग जल्दी पकड़ती है। तो ऐसे पदार्थ जो जल्दी को आग को पकड़े, ऐसे पदार्थ तीव्र दहन वाले पदार्थ कहलाते हैं। अब विस्फोट पदार्थ, ये क्या होता है, 3 टाइप के दहन बताया, विस्फोट दहन, तीव्र दहन, स्वतः दहन। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस प्रकार के दहन हैं, किस प्रकार के दहन वाले पदार्थ हैं। विस्फोट दहन क्या होता है, ज्वलन ताप मिलते ही विस्फोट के साथ ये जलते हैं। मतलब ये जलते हैं और धमाका करते हुए जलते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं और जल्दी भी जलते हैं। ये भी जल्दी जलते हैं, लेकिन इनका अंतर यह है कि ज्वलन ताप जैसे ही मिलेगा ये विस्फोट के साथ जलते हैं, मतलब धमाके के साथ जलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, पटाखे, जैसे आपने एग्जाम्पल देखो, इसके उदाहरण जैसे पटाखे हो गए, पटाखे और आप फुलझड़ी, ये भी कई बार ब्लास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी से जल जाती है और आवाज़ करती हुई निकलती है। तो ये सब विस्फोटक दहन है। ठीक है, तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। स्वतः दहन का मैंने उदाहरण नहीं दिया था। तीव्र दहन का उदाहरण मिल गया पेट्रोल और केरोसिन, और विस्फोटक दहन का उदाहरण होगा पटाखे। ठीक है,
या फिर बॉम्ब, गोला बारूद, ठीक है, ये सब क्या है, विस्फोटक दहन है, दहन के उदाहरण है। स्वतः दहन के उदाहरण जो स्वयं जल जाते हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर ही जल जाते हैं, इतने एक्टिव होते हैं ये, तो कौन से होते हैं, पीला फॉस्फोरस एक उदाहरण है स्वतः दहन का, वो क्या है, पीला फॉस्फोरस। पीला फॉस्फोरस कैसे, पीला फॉस्फोरस क्या है, वो इतना एक्टिव होता है, इतना मतलब कि उसको अगर कमरे में खुले वातावरण में रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह जल्दी से जल जाते हैं और ये आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो पीला फॉस्फोरस स्वतः दहन हो जाता है, मतलब खुद से आग को लगा लेते हैं, इनको माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी अन्य वस्तु की, अन्य ज्वलन ताप की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये खुद से जल जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो ये तो बहुत हानिकारक हो गया ना, तो इसकी ये पीला फॉस्फोरस इसकी इस खासियत के कारण, या फिर इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, इसका दोष भी है यही कि ये खुद से जल जाता है तो इतना एक्टिव, तो उसके लिए क्या किया गया जाता है, पीला फॉस्फोरस को कभी भी खुले वातावरण में नहीं रखा जाता, या फिर रूम में नहीं रखा जाता, कमरे में नहीं रखा जाता इसको खुले, इसको क्या किया जाता है, हमेशा पानी में डुबो कर रखते हैं। पानी में डुबो कर इसलिए रखते हैं क्योंकि पानी में इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, जितनी मात्रा में चाहिए इनको, तो जिससे कि वह अभिक्रिया नहीं करेंगे और स्वयं दहन नहीं करेंगे, इसलिए इनको पानी में डुबो कर रखते हैं, इनको खुला नहीं रखते हैं। आगे समझ में, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जिसको हम खुला नहीं रख सकते हैं, तो किसको नहीं रख सकते हैं, पीला फॉस्फोरस को हम खुला नहीं रख सकते, इसको पानी में डुबो कर रखते हैं। और ऐसे भी आ सकता है कि क्यों, ऐसा क्यों करते हैं कि पीला फॉस्फोरस को हम पानी में डुबो कर रखते हैं, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको पानी में डुबो कर रखते हैं, या फिर खुला कभी भी नहीं रखते, केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, तो क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं ताकि ये स्वयं दहन ना हो जाए, स्वयं जल ना जाए, और ये स्वतः दहन का उदाहरण है जो कि कमरे के ताप पर खुद ही जल जाते हैं, ठीक है, इनको जो अन्य ज्वलन ताप की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अग्निशामक यंत्र। अब स्टूडेंट्स, आपने ऐसा एक यंत्र होता है जो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है और सिलेंड्रिकल होता है शेप में, मतलब बेलनाकार आकार में होता है, और आपने हॉस्पिटल में नोटिस किया होगा, ऐसा होता है बेलनाकार का और ऐसे पंप टाइप का हॉस्पिटल में, और ये नोटिस करना, हॉस्पिटल में आपको ये यंत्र मिलेगा, और कई बार स्कूल में भी मिलता है, और कई ऑफिसेस में मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है, तो काफ़ी जगह ये आपको मिलेगा ये वाला यंत्र। तो ये यंत्र अग्निशामक यंत्र कहलाता है। तो ये दिमाग में आता होगा कि ये क्यों लगा रहता है, बड़े बड़े होटल्स में भी लगा होता है ये, तो ये किस लिए लगा होता है और ये क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये होता क्या है। यह है अग्निशामक यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। ये कार्य कैसे करता है ये देखते हैं। इस यंत्र के अंदर ऊपर से तो ये सिलेंड्रिकल दिखता है, लाल रंग का होता है, सिलेंडर ऐसा लगेगा सिलेंडर है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होता है इंग्लिश में, उसको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। इन इंग्लिश वी विल कॉल इट एज फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो जलती हुई आग को बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर से तो ये ऐसा दिखता है, रेड कलर का होता है, लाल रंग का, सिलेंडर जैसा, ऐसा लगेगा सिलेंडर है, इसमें से तो आग लगेगी, ये आग बुझाता है। लेकिन तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसा कंटेनर बना होता है, बाहर से ऐसा, अंदर से ऐसा, तो इसमें इस टाइप का बना होता है। तो ये क्या करता है, जब हम इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, इमरजेंसी में काम आता है जब आग लग जाती है, कभी इत्तेफाक से केमिस्ट्री लैब में या फिर कहीं पे भी, स्कूल में ये केमिस्ट्री लैब में आपको ज़्यादातर मिलेगा कि अगर आग लग जाए, जैसे पीला फॉस्फोरस कभी किसी ने गलती से छोड़ दिया क्लास में,
खुला छोड़ दिया, पानी में डुबो कर नहीं रखा, गलती से बच्चों से खुल गया या फिर कुछ, तो पीला फास्फोरस क्या करेगा, आग लगा देगा, पूरे क्लासरूम में आग फैला देगा। तो इसके लिए अग्निशामक यंत्र की आवश्यकता होती है जो अग्नि को, तो ये कार्य कैसे करता है, इसको हम दबाएंगे, ऐसे करके प्रेस करेंगे, ये प्रेस करने वाला है इस बटन को, इसको दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा, ये यहाँ पे एक नोट बनी हुई है, ठीक है, ये जाके ये सीधा यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे कांच की बोतल लटकी होती है और इस कांच की बोतल के अंदर क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इस कांच की बोतल के अंदर 2 कांच की बोतल, एक बाहरी आपको दिखेगी इतनी बड़ी सी और एक अंदर छोटी सी होगी। तो जैसे हमने इसको दबाया तो ये दबा के सीधा ये किस पे टक्कर मारेगी, इस पे, छोटी सी कांच की बोतल जिसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और इसके अंदर जो बड़ी वाली बोतल के अंदर, आपकी छोटी वाली बोतल के अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और बड़ी वाली बोतल के अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन इनके पास होते हैं इस बोतल के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बोतल टूट जाएगी, जैसे हमने इसको दबाया तो ये छोटी वाली बोतल कांच की बोतल थी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड था, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के पास जाके मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन, ये पूरा वाटर, ये सारा वाटर है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये कांच की बोतल टूटी तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में फैल जाएगा, सारा इस पानी में घुल जाएगा, जो कौन सा पानी है, सिंपल पानी नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का पानी है, ठीक है, इसमें मिल जाएगा जाके। जब ये मिलेगा तो क्या होगा, ये जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये सोडियम सल्फेट बना देंगे प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ ये बना देंगे। जब इनका आपस में, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब दोनों ऐड हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में से सबसे हल्का होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये सबसे हल्की होती है, तो ये क्या करेगी, ये ऊपर तैरने लगेगी, मतलब सबसे ऊपर यही रहेगी गैस। गैस इतनी बहुत ज़्यादा हल्की होती है इसलिए सबसे ऊपर रह जाएगी, और सोडियम सल्फेट और वाटर ये नीचे रह जाएंगे। तो ये गैस जाके, यहाँ पे एक पाइप भी लगा हुआ है, तो इस पाइप में जाके ये पाइप से निकल जाएगी बाहर, इतनी हल्की है ये कि ये सबसे ऊपर गैस उड़ने लगेगी और इस पाइप के थ्रू निकल जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन के जो प्रभाव होता है उसको ख़त्म करती है। जहाँ पे भी ये लेयर बना लेती है, जैसे आग लगी वहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन होता है बहुत सारा, तो आग और जलती जाएगी, आग पकड़ती जाएगी। मैंने बताया आग को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से आग और ज़्यादा फैलती जाएगी, तो उस फैलाव को रोकने के लिए इसका छिड़काव कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इस आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेगी, कवच बना लेगी, ताकि ऑक्सीजन आग को ना मिल पाए, ठीक है। जहाँ पे भी आग जलेगी वहीं पे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव किया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन को आग के साथ अभिक्रिया करने में रोकेगी, तो जिससे कि आग वहीं की वहीं बुझ जाएगी और वो और फैल नहीं पाएगी। तो ये ऐसे कार्य करता है, इसीलिए इसको बोलते अग्निशामक यंत्र, अग्नि को खत्म करने वाला यंत्र। आगे समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने दहन को अच्छे से पढ़ लिया कि दहन क्या होता है। अब हम ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाला क्या होता है। अगर कोई डाउट हो तो पूछना मुझसे कि दहन कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आया, अग्निशामक यंत्र का वर्क समझ में नहीं आया, या फिर परिस्थिति समझ में नहीं आई, या फिर दहन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं ज्वाला क्या होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है, दहन और ज्वाला। तो हमने दहन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ज्वाला। ज्वाला क्या होता है, गैसों का जलने वाला क्षेत्र ज्वाला कहलाता है।
ऐसे तो हम बोल सकते हैं ये जो ज्वाला है इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये जिससे ये जल रहा है, गैसों का जलने वाला क्षेत्र, ये जो ज्वाला है ना, इसको बोलते हैं ज्वाला, जो गैसों के जलने वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे गैस जल रही है जिससे ये आग उत्पन्न कर रहा है, तो इसको ज्वाला बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? गैसों का जलने वाला क्षेत्र ज्वाला कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सबसे गर्म, दूसरा भाग का नाम है कम गर्म, और तीसरा भाग होता है सबसे कम गर्म। सबसे ऊपर वाले भाग को बोलेंगे, सबसे ऊपर वाला भाग इसका होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो बीच वाला भाग होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है, और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? इसका कारण क्या है? जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि ये पूर्ण दहन हो चुका होता है। ये क्या होता है? पूर्ण दहन वाला भाग है, जिसमें जो वैक्स है, मोम है, वो पूरी तरह जल गया होता है, पूरी तरह दहन हो चुका होता है उसका। इसलिए ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? सबसे गर्म होता है। और बीच वाला भाग में क्या होता है? थोड़े वैक्स है, जो मोम है, मोमबत्ती का जो मोम है, वो थोड़े से जो कण होते हैं वो बच जाते हैं, वो जल नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा उसकी अपेक्षा, ऊपर वाले भाग की अपेक्षा मध्य वाला भाग थोड़ा सा कम गर्म होता है। और जो नीचे वाला भाग है उसमें तो बहुत सारा मोम ऐसा होता है जो बिल्कुल बच जाता है, ज़्यादा जल नहीं पाता, जो कि ठोस ही रह जाता है, जो लिक्विड या फिर गैस में परिवर्तित नहीं हो पाता। उसके वैक्स के जो मोम के जो कण हैं वो बच जाते हैं, जल नहीं पाते हैं पूर्ण तरीके से। तो इसलिए ये सबसे कम गर्म होता है। कारण समझ में आ गया कि ऊपर वाला भाग सबसे ज़्यादा गर्म क्यों होता है और जो नीचे वाला भाग है वो सबसे कम गर्म क्यों होता है। सबसे गर्म भाग क्यों होता है और सबसे कम गर्म क्यों होता है। अब इस उदाहरण के तहत भी आप समझ सकते हो कि सुनहर को सोने को पिघलाने के लिए ज्वाला का किस भाग का प्रयोग करना पड़ता है या फिर प्रयोग करता है। सुनहर होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो सोने को पिघलाने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग का उपयोग करेगा? कौन सा भाग का उपयोग करेगा? सबसे ज़्यादा गर्म वाले का, या फिर कम गर्म, या फिर सबसे कम गर्म? तो क्या आएगा उसका उत्तर बताओ, सोचो। इसका उत्तर होगा, क्या होगा? सबसे ज़्यादा गर्म भाग का करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सोना तो बहुत कठोर होता है, उसको पिघलाने के लिए सबसे ज़्यादा गर्म भाग की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ज्वाला और दहन वाला, दहन और ज्वाला, इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि इसमें हम दहन के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने दहन पढ़ लिया, ज्वाला पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ईंधन के बारे में। ठीक है, ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ लिया था कि ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीनीकरण और एक होता है गैर नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन और गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। गैर नवीनीकरण को बोलते हैं कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन, और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन होते हैं जो अक्षय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ईंधन क्या होता है? वैसे ईंधन क्या होता है? वे पदार्थ जो जलने पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। सहजता से उपलब्ध हो सके या फिर वायु में सुगमता से जल सके, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, 3 परिभाषा होती है, जो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सके, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, और दूसरा सहजता से उपलब्ध हो सके और वायु में सुगमता से जल सके, ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जलने पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पदार्थ जो ईंधन कहलाते हैं? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, एलपीजी हो गया, वुड हो गया।
तो ये सब क्या है, ईंधन के उदाहरण हैं। ईंधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठोस ईंधन होता है, द्रव ईंधन होता है, गैस ईंधन होता है। 3 अवस्था में ईंधन होते हैं। एक तो था ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस ईंधन कौन सा होता है? कोक, कोयला, लकड़ी। ठीक है, ये सब क्या है, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। और लिक्विड ईंधन कौन से होते हैं? ईंधन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। गैस ईंधन कौन से होते हैं? जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। एलपीजी, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब होते हैं। तो ईंधन के प्रकार पता चल गए, 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आदर्श ईंधन क्या होता है? एक आइडियल ईंधन, अच्छा ईंधन किसे बोलते हैं? क्या होता है? उसकी क्या खासियत होती है? क्या होती है कि ये ऐसे ईंधन आदर्श ईंधन कहलाते हैं जो आसानी से भंडार, जिनका हम आसानी से भंडार कर सकें, आसानी से भंडार हो सके, ले जाने में सुविधा हो सके। ठीक है, लाने ले जाने में उसकी सुविधा हो सके, इतने हल्के हों, हानिकारक गैस ना छोड़े। जब हम इनको जलाएं तब ये हानिकारक गैस ना छोड़े और आसानी से जल जाएं, धुआं उत्पन्न ना करें। ठीक है, और 5वां, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करें। धुआं उत्पन्न ना करें और अधिक मात्रा में ऊष्मा दे सकें, आग दे सके, आग जला सके अधिक मात्रा में। ठीक है, ज्वलन ताप ना तो बहुत कम हो और ना बहुत अधिक हो। जो इसका ज्वलन ताप है, ना तो बहुत अधिक होगी ना तो बहुत कम हो। ठीक है, जिस ना कि वो खुद से जल सकें, खुद से, जैसे पीला फास्फोरस है उसकी तरह ना हो जो तुरंत जल सके और तुरंत ही खुद ही अपने आप ही ब्लास्ट हो सके। ठीक है, ऐसे ना हो। और ईंधन का ऊष्मीय मान अत्यधिक होना चाहिए। जो ईंधन का है वो ऊष्मीय मान अत्यधिक होना चाहिए। ठीक है, अब ऊष्मीय मान कैसे अत्यधिक होना चाहिए? सबका ऊष्मीय मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, ऊष्मीय मान क्या होता है? जैसे कि गोबर के उपले का ऊष्मीय मान 6000 से 8000 किलो जूल होता है और कोयले का 17000 से 22000 किलो जूल। पेट्रोल का इतना होता है, मिट्टी का तेल इतना होता है, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मतलब पेट्रोल के मुकाबले मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ता है, तो इसलिए मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल से ज़्यादा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर, खाने के जो सिलेंडर होता है जिससे गैस जलती है, जिसमें खाना पकता है, तो उसमें एलपीजी का उपयोग होता है। एलपीजी जो ईंधन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ये ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान अत्यधिक होता है, जिसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? मिट्टी की तेल की अपेक्षा, या फिर पेट्रोल की अपेक्षा, या फिर कोयले की अपेक्षा सबसे कम होता है ऊष्मीय मान इन सब में से गोबर के उपले का। तो गोबर के उपले आपने देखा होगा, चूल्हे में बहुत धीरे धीरे खाना पकता है, जबकि जो होते हैं सिलेंडर, उसके खाना बनाने वाले सिलेंडर होते हैं किचन में, जिससे गैस जलती है, वो जल्दी खाना पकाती है। ठीक है, उसका कारण यही है कि उसका ऊष्मीय मान कम होता है गोबर के उपले का, किसकी अपेक्षा? एलपीजी की अपेक्षा। ठीक है, और हाइड्रोजन का तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका उपयोग इसीलिए बहुत कम, इसका उपयोग नहीं किया जाता है ज़्यादा, एलपीजी का उपयोग किया जाता है खाना बनाने में। ठीक है, अब ईंधन जब जलता है तो वातावरण को प्रदूषित तो करेगा, तो ऐसे कौन से हानिकारक पदार्थ वो छोड़ता है वातावरण में, जिससे कि वातावरण प्रदूषित करता है? तो ईंधन के जलने पर वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो लकड़ी, पेट्रोल, कोयला इत्यादि से बिना जले कार्बन के कण, जब हम इनको जलाते हैं तो जो बिना जलने वाले जो कार्बन होते हैं वो बच जाते हैं, वो वातावरण में चले जाते हैं, जिससे श्वास की बीमारियां हो जाती हैं। जो कार्बन होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, वो हमारी श्वास में चला जाता है, हमारी सांस में, जब हम सांस लेते हैं तो चला जाता है, तो जिससे हमें श्वास की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दुष्प्रभाव ये ईंधन
उत्पन्न करता है। कौन? लकड़ी, पेट्रोल और कोयला। वैसे ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण कई बार ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। ठीक है, पूर्ण दहन क्यों नहीं, कैसे नहीं हो पाता? जैसे कि आप सर्दियों में देखते हैं अंगीठी का उपयोग करते हैं सारे लोग, तो क्या करते हैं, ठंड लगने के कारण अंगीठी को क्या ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। तो गेट बंद कर दिया, जब किसी ने गेट बंद कर दिया तो उसमें ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई, अंगीठी को आग मिलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन में 2 होते हैं कंपाउंड, तो उसको सिर्फ एक ऑक्सीजन मिला, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मिला बस। ठीक है, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड उसको मिला, 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला, जो ऑक्सीजन आसपास रूम के अंदर जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन था वो मिला, जिससे कि और कोयले के अंदर अंगीठी क्या उत्पन्न करती है, कार्बन। तो कार्बन किसके साथ, मोनोऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन मिला तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और जिससे मृत्यु, इतनी विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 बन जाता तो सही रहता, लेकिन CO बन गया, जो विषैली गैस होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अंगीठी का उपयोग गेट बंद करके मत करो। कभी भी करना, अंगीठी को जला रहे हो तो अंदर गेट को खुला छोड़ो या फिर बाहर ही सेक लो हाथ को। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कम उपलब्धता होने के कारण कई बार ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और तब कार्बन पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है, जो कि विषैली गैस है। ठीक है, अधिकांश ईंधन क्या होते हैं, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इतनी ज़्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपेक्षा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ठीक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, बहुत सारी गैस एक साथ मिक्सचर हो जाता है, तो उसको ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, जो आइस होती है, हिमालय पे जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और समुद्र में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि कई बार बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, अब 4th पॉइंट है, कोयला और डीजल के जलने पर SO2 गैस और NO2 गैस वातावरण में उत्पन्न होती है। कोयला के जलने पर क्या होता है, SO2 गैस छोड़ती है कोयला और डीजल जब जलता है तो SO2 गैस छोड़ती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश में क्या आया, H2O आया, पानी आया, तो NO2 और SO2 जब पानी के साथ मिलेंगे तो ये एसिड बनाते हैं। NO2 क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, और SO2 क्या बनाता है, H2O सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ये क्या बन गई, अम्लीय वर्षा बना देता है। ये वर्षा जो सिंपल वर्षा होती है उसको किस में परिवर्तित कर देता है, अम्लीय वर्षा में। तो जो अम्लीय वर्षा होती है, जो एसिड वाली बारिश होती है, वो क्या करती है, पौधे को नुकसान पहुंचा देती है, सारे पौधों को डैमेज कर देती है, और क्या करती है, पहाड़ों पे गिरती है तो क्या पहाड़ को तोड़ देती है सब, जिससे कि भूकंप आता है, ये सब आता है। तो ये सब कोयला और डीजल के ये सब क्या है, ईंधन के जलने के दुष्प्रभाव हैं जो वातावरण पर पड़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया। दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने दहन पढ़ लिया, ज्वाला पढ़ लिया और ईंधन पढ़ लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे मैसेज के थ्रू मुझे बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया और कौन सी बात समझ में नहीं आया। और कोई भी प्रश्न उत्तर है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करना। प्रश्न उत्तर नहीं आता है, किसी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मुझे ज़रूर पूछना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।